स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए और सीबीटी एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं, जो भी मैं क्वेश्चन आपको आज की वीडियो में कराने वाला हूं। टोटल क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम यानी आईटीआई की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। इसमें एक भी प्रश्न बाहर से नहीं दिया गया है, ठीक है। और ये जो सेट है, मैं आपको कुछ सेट कराने वाला हूँ। अप्रॉक्स मान के चलते हैं 4-5 या जितने भी सेट में क्वेश्चन कवर हो जाए। और ये टोटली जो है सीबीटी एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं और आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए, आपकी कोई भी ट्रेड हो या फिर आपकी 1 ईयर वाली ट्रेड है तो भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है। एक और सजेशन रहेगा कि आप जो एम्प्लॉयबिलिटी की क्लासेस देखा करिए, इससे आपको आसानी होगी, ज्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। आसानी से वीडियो क्लासेस में आपको चीजों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन आपको रटना नहीं पड़ेगा, आंसर आपको रटना नहीं पड़ेगा, चीजें आसान हो जाएंगी, कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, बार बार आपको पीडीएफ पलटना नहीं पड़ेगा। और एक और गेम हो जाता है, पीडीएफ का तो सीन तो बहुत अलग अलग है। 2019 में एक अलग पीडीएफ था, उसके बाद 2020 के आसपास अपडेट हुआ था, उसके बाद 2023 में भी क्वेश्चन आ गए। लगभग ऑन एवरेज मान के चला जाता, इसमें 400 के आसपास क्वेश्चन थे, इसमें भी ऐसे ही 400-500 क्वेश्चन थे, इसमें भी 600 के आसपास क्वेश्चन थे। तो अलग अलग जो है ना फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कई बार क्वेश्चन बैंक जारी हुई है। अब आप कौन सा वाला रटोगे? अगर ये 400 रट लिए तो हो सकता है इसमें से क्वेश्चन पूछ दे, 600 वाला रट लिए तो हो सकता है 400 वाले में से पूछ दे, या फिर इसमें से पूछ दे। मतलब 2-3 जो है, मैंने नाम भी पहले दिया हुआ था, मैंने नाम दिया था वीडियोज में ओल्ड, ओल्डेस्ट, ठीक है, और न्यू, यानी अब तक 3 क्वेश्चन बैंक जो है निम्मी द्वारा भारत स्किल की साइट पर दिया जा चुका है फर्स्ट ईयर के लिए। तो अगर आप क्वेश्चन बैंक रटने वाले स्टूडेंट हो तो आपके पास धोखा हो जाएगा आपके साथ। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2023 में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, जो जुलाई में, हो सकता है बहुत से बच्चे होंगे जिनका बैक होगा, उनके साथ ऐसा ही हुआ होगा। 2023 में वो परीक्षा देने वाले थे जुलाई में, ठीक है, मैं पुरानी बात कर रहा हूं। तो जब 2023 में, तो इन्होंने क्या किया कि 2023 में एक नया पीडीएफ आया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, और इसको पढ़ लिया, रट लिया, ठीक है, पढ़ा नहीं रट लिया। मैं रटने वाले की बात कर रहा हूँ, जो पढ़ते हैं, पढ़ने वाले तो पास हो ही जाते हैं, कोई भी पीडीएफ पढ़ें क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो उन्होंने इसको रट लिया 2023 वाला, और गेम पलटा। ओल्ड भी नहीं, 2020-19 वाला भी नहीं, सबसे पुराना जो ओल्डेस्ट पीडीएफ था 2017-18 का मान चलिए, इससे क्वेश्चन पूछ दिया। जब इससे क्वेश्चन पूछ दिया तो इन्होंने इसको रटा था, फेल हो गए बच्चे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कभी पीडीएफ मत पढ़िए। क्या करना है आपको? क्वेश्चंस को समझना है, क्वेश्चंस को समझिए, टॉपिक पढ़िए। अगर समय लगता है आपको, अभी आप फ्रेश हैं, नया एडमिशन है आपका, जुलाई 2024 में परीक्षा होने वाली है, तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। छोटी सी फीस देकर ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल हम बात करते हैं जो बच्चे अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए हम क्वेश्चन आपको यहाँ पर हैं। ये टोटल क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में पूछे गए हैं, 1 बाय 1 मैं कम समय में एक्सप्लेन करते हुए आपको बेहतर तरीके से बताते हुए चलूं। प्लस सीबीटी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूं, www.globaliti.org, GLOBAL.ITI नहीं लगाना, globaliti.org, गूगल में जाइए, सर्च कीजिए, आपके सामने एक वेबसाइट होगी, मैं फटाफट बता देता हूं। वेबसाइट इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। इसमें आपका ऑप्शन होगा नई अपडेट का, नई अपडेट पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा मॉडल पेपर, तीसरे नंबर पर देख रहे हैं मॉडल पेपर। मॉडल पेपर पर आप जैसे ही क्लिक करोगे इस प्रकार से आ जाएगा, 5 दिसंबर के पब्लिश किया हुआ मॉडल पेपर है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको दिखने लगेगा इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर फिटर सेकंड ईयर। मानकर चलते हैं आपको एम्प्लॉयबिलिटी का क्वेश्चन चाहिए, किसी भी ट्रेड से है, एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन चाहिए या सेकंड ईयर चाहिए, मान लेते हैं फर्स्ट ईयर चाहिए, तो आप इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के सेट के ऊपर क्लिक करिए। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, देखोगे यहाँ पर कई सारे सेट आपको दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। पहला इस सेट निकाल लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। किसी भी ट्रेड से एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन इन सेट के अंदर आपको मिल जाएगा, सीबीटी वाला। जब इसको ओपन करेंगे, नीचे की तरफ स्लाइड करोगे तो नीचे आपको जो क्वेश्चन है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मिल जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है नेट स्लो है, ये इसको ओपन होने दीजिए, मैं बाद में बता दूंगा। चलिए ओपन हो गया। ये ऊपर तो इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इसको स्लाइड करते हुए जाओगे, जब 38 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के खत्म हो जाएंगे, नंबर आएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, तो वो आपको दिखने लगेगा, ठीक है। ये देखिए, ये सब जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हैं। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रीशियन का नहीं है, फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड में ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से पिक कर सकते हो, इनसे आप पढ़ सकते हो, ये आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से शुरू हो जाता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, शायद दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, शायद यहाँ से जूम होगा, ठीक है। ये देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से शुरू हो जा रहा है, 25 क्वेश्चन मिलेंगे। तो हर सेट में मिलेगा, वो आपका इलेक्ट्रीशियन का सेट हो जो मैंने अभी आपको दिखाया,
इलेक्ट्रीशियन का हो या फिटर का हो, हर सेट में जो है, शायद ये बैक कैसे होगा मुझे भी, चलिए आप लोग बैक कर लीजिएगा अपने मोबाइल में, यहाँ से हो जाएगा। चलिए, तो ये जितने भी सेट है ना, सब में आपको क्वेश्चन मिलेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और आप लोग कोशिश करिए, हम लोग कम समय में थोड़ा सा चलेंगे जल्दी जल्दी, जिससे आपको भी आसानी हो और आपका समय बचे। पहली वीडियो थी इसलिए थोड़ा मैंने सब इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन पीडीएफ और पेपर सेट वगैरह भी देखना चाहेंगे, तो उसके लिए वो तरीका था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वीकनेस। कह रहे हैं कि हमारी व्यक्तिगत कमजोरी इसमें से कौन सी है। देखिए कमजोरी कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की, आपकी या मेरी जो पर्सनल वीकनेस होगी वो कौन सी हो सकती है। तो देखिए हम अगर बहुत एक्टिव है, अपने काम को लेकर हमेशा तैयार रहते हैं, तो ये कोई कमजोरी नहीं है। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, तो भी ये भी कोई कमजोरी नहीं है। हम अगर हार्ड वर्किंग है, मेहनती हैं, तो भी ये कमजोरी नहीं है। लेकिन अगर हम आलसी हैं भाई, तो क्या है, ये मेरी कमजोरी जरूर है, ये मुझे पीछे करेगी अपनी लाइफ में। तो यही पूछ रहा है कि व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण कौन सा है, तो आलसी होना एक कमजोरी का उदाहरण है। इसका ए जो है आंसर सही हो जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें बहुत कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, जिसके बेसिस पर हम पास हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज फ्रेजेज इज नॉट रिलेटेड टू टेलीफोन कॉल। कह रहे हैं कि टेलीफोन यानी फोन पर, मोबाइल पर हम जब बातचीत करते हैं, तो इसमें से ऐसा क्या है जो मोबाइल से कोई लेना देना नहीं है। देखिए पिकअप मतलब होता है फोन को उठाना, आप फोन को उठाते हैं, पिक द कॉल यानी आप कॉल को उठाते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है। होल्ड ऑन मतलब आप बात करते करते किसी को होल्ड पर रखना चाहते हैं, भाई 1 मिनट के लिए होल्ड करना, मैं कुछ काम कर लूं, या दूसरे की कॉल आ रही है, तो ये भी फोन कॉल से रिलेट करता है। कॉल बैक मतलब आपने किसी दोस्त का फोन आया था, उसको मिस कर दिया भाई उसका, तो आप कहते चलो, या फिर कहते हो चलो मैं आपको बाद में कॉल करता हूं, मैं थोड़ा बिजी हूं, ठीक है। तो ये सब चीजें, तीनों फोन जो है, ये सब फोन यानी मोबाइल फोन या कॉल से रिलेटेड है, लेकिन मेकअप करना कहीं से भी रिलेट नहीं करता है आपके किसी कॉल में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर ए होगा वो सही हो जाएगा कि टेलीफोन के दौरान, टेलीफोन कॉल के दौरान इसमें से कौन सा संबंध नहीं रखता है। तो मेकअप करना टेलीफोन कॉल से कोई इसका लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट। आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी अपने अंदर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, खुद को सुधारना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, ठीक है। टू ग्रो योर सेल्फ, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको अपने ऑफिस को जानना जरूरी है, क्या अपने कॉलेज को जानना जरूरी है, क्या आपको अपने देश के जानना जरूरी है, नहीं। आपको खुद को जानना जरूरी होगा कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपके अंदर अच्छा क्या है, आपके अंदर बुरा क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको किस चीज में सुधार की जरूरत है। यानी हमें खुद को डेवलप करना है। योर सेल्फ मतलब अपने आप को, अगर हमें खुद को डेवलप करना है तो हमें खुद को जानना जरूरी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर जो है आपका डी सही हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बेसिक सवाल है ये सब, लेकिन ये सब सीबीटी एग्जाम में पूछे गए हैं और चांसेस रहते हैं बहुत ज्यादा कि क्वेश्चंस कुछ न कुछ इसमें से रिपीट हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी सेट बन सकता है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन यही रिपीट हो जाए आपके, है ना। तो इनको पढ़ना फायदेमंद साबित होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, विच वन इज अ साइबर क्राइम। देखिए क्राइम मतलब होता है अपराध, ठीक है, क्राइम मतलब अपराध, और साइबर जुड़ गया यानी इंटरनेट, यानी इंटरनेट के माध्यम से या इंटरनेट पर कह सकते हैं आप ऑनलाइन, ठीक है। इंटरनेट मतलब क्या हो गया, ऑनलाइन, यानी अपराध आप कर रहे हो, लेकिन किस तरह से कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो। कोई फ्रॉड कर रहे हो, जैसे किसी के अकाउंट से पैसे उड़ा लेना, किसी और की फेसबुक प्रोफाइल बनाकर उसके दोस्तों को मैसेज करके पैसे मंगाना, तो ये सब क्या है, साइबर फ्रॉड है। साइबर फ्रॉड इसलिए बोला जाएगा क्योंकि ये सारे क्राइम जो हैं ये अपराध हैं, लेकिन ऑनलाइन किए जाते, ठीक है। कई बार हम आपको क्या होता है, कोई लिंक आ जाएगा कि इसके ऊपर क्लिक करिए आपको 15,000 रुपये मिलेंगे, पता चला आप क्लिक करते हो 15,000 आपके कट जाते हैं उल्टा, है ना। कई बार आपका जीमेल हैक हो जाता है, किसी का, जैसे हम लोगों का भी एक बार यूट्यूब चैनल हैक हो गया था। ये सब क्या है, सब साइबर क्राइम है। इसमें से पूछ रहा है कि विच वन इज साइबर क्राइम, इसमें से एक ऐसा क्या है जो अपराध है, ऑनलाइन यानी साइबर अपराध है, क्या है। देखिए ऑनलाइन आप मेल भेजते हैं तो कोई अपराध नहीं है, अगर आप दोस्तों से चैटिंग करते हैं तो भी कोई अपराध नहीं है, ठीक है।
अगर आप ऑनलाइन परचेजिंग सामान खरीदते हैं ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन जैसी वेबसाइट से तो ये भी कोई अपराध नहीं है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन जुआ खेलते हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग करना यानी ऑनलाइन जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, तो ये सब क्या है, साइबर क्राइम कहलाता है। यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 1 बाइट इज इक्वल टू, देखिए ये क्या है ना, मेमोरी। कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, कंप्यूटर में मेमोरी होती है उसको मेजर करने का, जैसे लंबाई को हम मीटर में, ठीक है, लंबाई चौड़ाई को मीटर या फिर डिस्टेंस को किलोमीटर वगैरह में हम लोग मेजर करते हैं ना, इकाई होती है, यूनिट होती है सभी राशियों को मापने की, ठीक है। तो उसी प्रकार से किसी मोबाइल फोन का मेमोरी कितना है या कोई फाइल कितने एमबी कितने जीबी की है, आपका कोई हार्ड डिस्क है, कोई रैम है, कितने एमबी की है, कितने जीबी की है, तो यानी जो मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी स्टोरेज जिसमें आप डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं, उस मेमोरी की या उस स्टोरेज की क्षमता को मापने की जो यूनिट होती है वो ही होती है, ये जो क्या क्या होती है, सबसे छोटी जो होती है वो होती है आपकी बिट, उससे बड़ी होती है बाइट, उससे बड़ी होती है किलोबाइट, ठीक है, उससे बड़ी होती है मेगाबाइट, उससे बड़ी होती है गीगाबाइट, उससे बड़ी होती है टेराबाइट, ठीक है। इसको आप शॉर्ट में, इसको, ये तो बिट हो गया, बाइट हो गया, इसको आप कहते हैं केबी, इसको आप कहते हैं एमबी, इसको आप कहते हैं जीबी, इसको कहते हैं आप टीबी। जनरली ये इस्तेमाल होती है यहाँ तक, उसके अलावा भी हो सकती हैं बहुत सारी ऊपर तक, ठीक है, लेकिन ये जनरल पर्पज में ये सब यूज होती है। तो ये पूछ रहा है कि एक बाइट में कितने बिट होंगे, ठीक है। होता क्या है कि एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं, 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। यही चीज है यहाँ पर 1 बाइट को पूछ रहा है कितने होंगे, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो ज्यादा सही है, 8 बिट्स, ठीक है। 8 बिट्स को बना मिलाकर 1 बाइट जो है तो आंसर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे अगर, ठीक है, तो 1 किलो बाइट में उल्टा हो जाएगा, इधर बढ़ना शुरू हो जाता है, 1024 क्या हो जाएगा, बाइट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाइट आ जाएगा। इसी प्रकार से मेगा में अगर जाएंगे आप तो 1024 तो होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा केबी, किलो बाइट, ठीक है। जब गीगा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1024 मेगाबाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इस तरह से। तो हम लोग फिलहाल इसका आंसर जो 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट होते हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट कह सकते हैं, ठीक है। वैल्यूज आर, वैल्यूज किसे कहते हैं, देखिए जो एक वैल्यू होती है किसी सामान के दाम की, कि भाई इस सामान की वैल्यू कितनी है। जैसे कई बार होता है ना, एक कार है सेकेंड हैंड आपको बेचना है, तो उसका वैल्यूएशन करती है बैंक, फिर बताती है भाई इस कार की वैल्यू जो है 2.5 लाख रुपए है, हम आज के मार्केट के रेट के हिसाब से इसकी वैल्यू 2.5 लाख रुपए मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। तो वैल्यू एक ये होती है कि किसी भी सामान की क्या वैल्यू है, यानी वो कितने रुपए तक का आज का उसकी वैल्यू बन रही है, तो वो चीज होती है। लेकिन ये जो सवाल पूछ रहा है, ये वैल्यू एंड इथिक्स करके हमारा एक चैप्टर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, वैल्यूज एंड इथिक्स, ठीक है, वैल्यूज एंड इथिक्स, ये क्या है, इंसान के बारे में है। एक इंसान के जो वैचारिक मतलब उसके विचार, उसके सोच, उसके स्वभाव को जो दर्शाता है, जो एक तरह से किसी को इंसान बनाता है। एक इंसान की पहचान कैसे होती है, उसके सोच, उसके व्यवहार, ठीक है, उसके इथिक्स, उसकी वैल्यूज, इन चीजों के बेसिस पर ही बनती है। तो ये जो वैल्यूज पूछ रहा है यहाँ पर, ये ह्यूमन से रिलेटेड वैल्यूज है, ठीक है। जैसे इथिक्स क्या होता है, ठीक है, जैसे एटिकेट्स होते हैं, शिष्टाचार होता है, ये सब ह्यूमन से रिलेटेड। इथिक्स क्या कहता है, जैसे अगर आपको कहीं पर्स मिल गया, पर्स में पैसे निकाल के जेब में रख लिया, पर्स किसी का आपने उधर फेंक दिया, तो ये चीज नहीं। जो ह्यूमन इथिक्स है वो ये कहता है कि जिसका पर्स है आप उसको दीजिए, नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जमा कीजिए, या इस प्रकार से सही और गलत, सही और गलत, ठीक है, वही चीजें यहाँ पर है। तो ये जो वैल्यूज है, वैल्यूज क्या है उसी की बात हो रही है। तो ये बहुत कीमती नहीं होता है, ये कोई सामान नहीं है, ठीक है, ये कोई सामान या उसका मूल्य नहीं है, ना ही ये कोई टाइम पर जाने वाली बात है। ये क्या होता है, वैल्यूज मोटिवेट आवर एटीट्यूड एंड एक्शंस, हमारी
हमारा किसी कार्य के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी समाज देश के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है, ठीक है, और उसके प्रति हम कैसा व्यवहार करते हैं या कैसा कार्य करते हैं, ये कैसे होता है, ये वैल्यूज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। जो हमारी वैल्यूज हैं वही निर्धारित करते हैं कि हम कैसे, हमारा व्यक्तित्व तो कैसा होगा, लोगों के बीच में हमारी छवि कैसे बनेगी, वो टोटली हमारे वैल्यूज और हमारी एथिक्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज है किससे रिलेट करेगी, वैल्यूज आर मोटिवेट आवर एटीट्यूड एंड एक्शन। एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण, हमारे सोचने का तरीका, एक्शन मतलब जो हम कार्य करते हैं, किस प्रकार का कार्य करते हैं वो चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द 4 P's ऑफ गुड सेल्स पिच आर, ठीक है। सेल्स पिच मतलब क्या होता है, पिच मतलब क्या होता है, कम समय में किसी, देखिए पिच होता है इंटरव्यू के दौरान भी होता है, एक एलिवेटर पिच होता है, एलिवेटर पिच होता है। पिच मतलब क्या होता है, एक चीज को बोलने का तरीका, ठीक है। जैसे मान एलिवेटर पिच का मतलब होता है कि हम 30 सेकंड के अंदर अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे देते हैं, या हमने जो बिजनेस प्लान कर रखा है उसके बारे में, कहीं लोन लेने जा रहे हैं तो उसको हमने अपने 15, 20, 30 सेकंड में, या 30 सेकंड से 1 मिनट, ड्यूरेशन अलग अलग होता है, तो कम समय में पूरा समरी करके सामने वाले को कोई चीज बताना, एक तरह से अपना सारांश बताना, तो ये बोलने का जो तरीका होता है पिच कहलाता है। पिच मतलब कम समय में शॉर्ट, थोड़ा सा फास्ट इंट्रोडक्शन किसी चीज के बारे में, ठीक है। तो इसी प्रकार से मार्केटिंग का भी तरीका होता है। सेल्स पिच की बात हो रही है कि अगर आप कोई सामान बेच रहे हो तो उस समय कुछ 4 P's का एक रूल होता है, जिसमें क्या होता है, प्रॉमिस, एक पी का मतलब होता है प्रॉमिस, एक पी का मतलब होता है पिक्चर, ठीक है, और पिच और लास्ट वन, ठीक है। प्रॉमिस मतलब अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं, ठीक है, कोई सामान बेच रहे हैं, अगर हम कोई ग्राहक हमारे पास आया है तो उस सामान के बारे में हम जो चीजें बताएंगे कि भाई ये चीजें इस सामान से लेने से ये बेनिफिट है या इसकी ये गारंटी है, ये सारी चीजें होंगी। पिक्चर वो सामान दिखाना, पिच मतलब होता है कि उस सामान के बारे में एक इंट्रो देना, कम समय में उसके बारे में बताना, और लास्ट होता है कि जो चीज हम कह रहे हैं उसको करके दिखाना, प्रूफ करना, ठीक है। तो जो मार्केटिंग की जो सेल्स होती हैं, सेल जो पिच होती है उसमें 4 चीजें शामिल होती हैं, प्रॉमिस, पिक्चर, पिच एंड प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये नहीं होगा, ये आपका आंसर सी से, ठीक है। कि जो कुछ हमने प्रॉमिस किया, यानी जो प्रोडक्ट के बारे में बताया, उसको, उसकी फोटो दिखाया, उसका कैटलॉग दिखाया। जैसे आप एक मोबाइल खरीदने जा रहे हो तो किसी ने बताया भाई इस मोबाइल की जो कैपेसिटी है बैटरी की इतनी है, इतने दिन तक चलेगा, 2 साल की वारंटी रहेगी, और वगैरह वगैरह आपने बताया। पिक्चर, उसका कैटलॉग दिखाया, फोटो वगैरह दिखाया, सारी डिटेल वगैरह दिखाई, या फिर वहाँ पर कोई डेमो फोन है उसको दिखा दिया। पिच, उसके बारे में मोटिवेट करना, 2-4 अच्छी अच्छी लाइनें बोलना जो सेल्समैन आपसे बोलता है, वो चीज हो गया। उसके बाद प्रूफ, उस प्रोडक्ट को दिखाना, ग्राहक को हाथ में देना, उसको यूज करके प्रूफ करे, मतलब उसको चला के दिखाना, ठीक है। तो यही चीज हो गया। ये 4 P's होते हैं, रूल होते हैं 4 P's। तो चारों क्या होता है, पी से शुरू होता है, पी से प्रॉमिस, पी से पिक्चर, पी से पिच और पी से प्रूफ, इसीलिए इसको 4 P कहते हैं। लास्ट वाला क्या, यहाँ पर ऑप्शन सी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज। देखिए नेटवर्किंग क्या है, हम लोग जनरली इंटरनेट के लिए कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना, एक से ज़्यादा कंप्यूटर हो गए, 2, 4, 10, 20, 50, या इनको आपस में जोड़ना नेटवर्किंग कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क कई टाइप के होते हैं। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये कैन कुछ होता ही नहीं, ये गलत है। ये पूछ रहा है कि कम दूरी के लिए, देखिए सबसे छोटी दूरी के लिए मानकर चलिए अधिकतम 1 किलोमीटर, या किसी एक बिल्डिंग का कैंपस हो, एक कॉलेज, एक हॉस्पिटल, या कंपनी फैक्ट्री का एक कैंपस है, उसके अंदर लगे कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे से जोड़ना और कॉमन इंटरनेट के माध्यम से जोड़ देना, जो लोकल एरिया नेटवर्किंग कहलाती है। सबसे छोटी दूरी यही होती है, ठीक है। एक बिल्डिंग या फिर अधिकतम 1 किलोमीटर मान के चलिए, इसके दायरे में जो इसकी नेटवर्किंग की जाती है। मेट्रोपॉलिटन मतलब होता है एक शहर से दूसरे शहर तक ये फैला हो सकता है, 100-200 किलोमीटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक शहर से दूसरे शहर तक ये नेटवर्क फैला हो सकता है। और वाइड एरिया नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हो सकता है, मतलब हम अमेरिका से यहाँ एक दूसरे से
कनेक्ट है इंटरनेट के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से, ये सब वायरलेस जो है वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत है। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, कम दूरी में जो नेटवर्किंग की जाती है तो वो होती है हमारी लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, नाम में भी छिपा हुआ है लोकल। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क, आपका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म लगभग सब लोग जानते होंगे, फुल फॉर्म नहीं जानते होंगे तो जीएसटी दिन रात आप सुनते रहे होंगे 2-4 सालों से, और आजकल तो खाते पीते खरीदते फिर खाते पीते खरीदते हमेशा जीएसटी आपको देना ही देना है। ठीक है, तो क्या होता है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आंसर डी। इन क्वेश्चंस को सीरियसली लेना आप लोग, ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस काम आने वाले हैं एग्जाम में। ये गुड तो होगा नहीं भाई, टैक्स कभी भी गुड नहीं हो सकता, ग्रेड भी नहीं हो सकता, ग्रेड तो हो ही नहीं सकता, गुड ग्रेड नहीं होगा। गुड्स मतलब सामान, अगर आप कोई सामान बेच रहे हो उस सामान पर जो जीएसटी लगेगा। सर्विस मतलब सेवा, जैसे कोई कंपनी है बाइक बेच रही है तो बाइक क्या है? एक सामान है, तो बेचते समय आपको टैक्स देना पड़ता है, वो गुड्स वाला टैक्स हो गया भाई, सामान वाला टैक्स हो गया। जब उसी कार की आप उसी बाइक की सर्विस कराने जाते हो तो सर्विस चार्ज देते हो आप, तो सर्विस पर भी टैक्स लगता है। सामान, मान लेते हैं आपने मोबिल ऑयल डलवाया, तो मोबिल ऑयल तो आपका सामान हो गया, उस पर आपने टैक्स दिया, लेकिन उस सर्विस करते हैं जो, मान लो सर्विस किया आपने, सर्विस में जो लेबर चार्ज लगती है, मान लेते हैं 400 रुपये लेबर चार्ज लग गई सर्विस की, तो इस 400 पर भी क्या लगेगा? इस पे भी टैक्स लगेगा, यानी सामान पर भी सर्विस पर भी, तो इसका नाम ही है जीएसटी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आंसर डी। इन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है भाई? एंटरप्रेन्योर मतलब होता है कोई अपना स्वरोजगार किया, बिजनेस शुरू किया, एक नया सेटअप लगाया, छोटी मोटी फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाया जो भविष्य में आकर बड़ी भी हो जाती है, तो उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, यानी किसी बिजनेस को शुरू करने वाला व्यक्ति एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब मान लेते हैं हमारे देश का या हमारे जिले का, हमारा प्रदेश का जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक रूप से जो बढ़ोतरी होती है हमारे देश की, उसमें एंटरप्रेन्योर का क्या योगदान है। ठीक है, अगर मानकर चलते हैं कि भारत में जो आर्थिक ग्रोथ हो रही है, जैसे भारत का जीडीपी बढ़ता है ना, पैसा बढ़ता है ना देश का, तो जो देश के ग्रोथ होगी, पैसे के रूप में ग्रोथ हो रही है, तो उसमें एक बिजनेसमैन का, यानी जो कोई बिजनेस शुरू करता है, नया सेटअप लगाता है, उसका क्या योगदान है, वही चीज यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर्थिक विकास में एक उद्यमी यानी बिजनेस करने वाले व्यक्ति की, बिजनेस शुरू करने वाले व्यक्ति की क्या भूमिका है। तो क्या करता है वो? बेरोजगारी फैलाता है? नहीं भाई, ये कंपनी खोलेगा तो 10 लोगों को नौकरी देगा, तो ये तो गलत बात होगी। विकास को असंतुलित कर देता है, यानी जहां पे वो फैक्ट्री खोलता है उस जगह की विकास, डेवलपमेंट को खराब कर देता है, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों होगा? बढ़ेगा बल्कि डेवलपमेंट। जीवन स्तर क्या है? स्टेगनेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि जीवन स्तर को स्थिर कर देता है, यानी जिस लेवल पर आदमी जी रहा वहीं रुका रह जाता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होगा? इंप्रूव पर कैपिटा इनकम, वो क्या करेगा? प्रति व्यक्ति के हिसाब से आय में वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी भाई। अगर इंडस्ट्री हमारे, आप सोचो कि आपके शहर में, आपके आसपास, आपके गांव में अगर कोई फैक्ट्री खोलता है तो क्या होगा? वहां पर प्रति व्यक्ति आमदनी जो है बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी, बिजनेस, ठीक है, करने का मौका मिलेगा। अगर एक जगह फैक्ट्री खुलती है, 500 लोग वहां रहने लगते हैं, तो 500 लोगों के लिए वहां पर मिठाई की दुकान, कपड़े की दुकान, चाय की दुकान, ऐसे रोजगार तो पैदा होंगे ही, साथ ही 500 लोग सैलरी भी इनको मिलेगी जो काम करते हैं। तो इससे क्या होगा? पर व्यक्ति जो इनकम है वो बढ़ेगी हमारे देश की। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट योर आइडेंटिटी। आपकी पहचान को बनाने में इनमें से कौन सा नहीं है जिसकी वजह से आपका पहचान बनता हो। ठीक है, देखिए आप कैसी सोच रखते हैं, आप कैसी विचार रखते हैं, व्यक्तिगत पहचान की यहाँ पर बात हो रही है कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं, कैसे हैं आप, आपके जो व्यक्तिगत पहचान है। ठीक है, कि कहते नहीं कि यार वो बहुत महान व्यक्ति थे, तो महान कैसे बने? उनकी सोच, उनकी कार्य की वजह से महान बने ना। तो वही चीज है यहाँ पर कि आपकी पहचान जो बनेगी किस पे डिपेंड होगी? आपकी सोच पर डिपेंड होगी, आपकी वैल्यूज पर डिपेंड होगी,
आप किस क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते हैं, उस पर डिपेंड करेगी, न कि आप कितना नंबर पाते हैं परीक्षा में। यानी आप कैसे इंसान हैं वो आपके परीक्षा के नंबर पर नहीं निर्धारित होगा। यही पूछ रहा है कि डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट, कौन सा नहीं है, सवाल यही ध्यान रखना है कि और ऐसा क्या है जो आपकी आपकी पहचान को बनाने में उसका रोल नहीं होता है। ठीक है, किसका रोल नहीं होता है? आपके एग्जाम का। परीक्षा में आप भले ही 100 में से 98 नंबर पा जाओ, लेकिन आपके विचार, आपकी सोच गंदी है, आपकी बात की कोई वैल्यूज नहीं है, आपका कोई एथिक्स नहीं है, चोरी करने में नंबर 1 है, तो क्या आप अच्छे इंसान कहलाओगे? कि आप बस 100 में 98 नंबर ला दिए हो परीक्षा में तो आप अच्छे इंसान बन जाओगे? नहीं। अच्छे इंसान बनने के लिए आपकी सोच, आपके मूल्य, एथिक्स, आप क्या पसंद करते हैं, ये सारी चीजें उसमें मायने रखती हैं। तो ये चीज इसमें पूछ रहा है क्या मायने नहीं रखता? ये आपका एग्जाम मायने नहीं रखता आपकी पहचान बनने में। ठीक है, तो यहाँ पर 11 का आंसर डी सही हो जाएगा। विच वन इज डोज फॉर इंटरव्यू, कह रहे हैं इंटरव्यू के दौरान क्या करना चाहिए। डज मतलब करना, और अगर डोंट लिखा रहता तो क्या नहीं करना, लेकिन यहाँ पे डज लिखा है मतलब हमें क्या करना है इंटरव्यू में। इंटरव्यू के दौरान कह रहे हैं एक्सेसिव गेस्चर, कई बार हिंदी भी नहीं लिखा रहता, इसी तरह से लिखा रहता, आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जाम का ही क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही लिखा हुआ था, ट्रांसलेटेड नहीं था। एक्सेसिव गेस्चर मतलब होता है कि कुछ लोग होते हैं ना, इंटरव्यू में बैठ के नाखून चबाने लगेंगे, खूब हाथ पैर हिलाने लगेंगे, नीचे टप टप कर रहे हैं, इधर उधर इधर उधर, इधर देखेंगे तो उधर देखेंगे, मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है बॉडी में। ठीक है, नर्वस हो जाते हैं, उसी को कह रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है भाई, ठीक है, ये हमें नहीं करना चाहिए। इनफॉर्मल ड्रेस, कह रहे हैं कटा फिटा लाल पीला नीला टेढ़ा मेढ़ा ड्रेस पहन लेना, ये भी हमें नहीं पहनना चाहिए। नर्वसनेस मतलब नर्वस हो जाना, इसको फिर बताने की जरूरत नहीं, बहुत लोग नर्वस हो जाते हैं ना, भूल जाते हैं चीजें, चेहरा लाल हो जाता है, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है, तो ये सब चीजें नहीं करना चाहिए हमें। काम क्या अप्रोच, इसका मतलब क्या है? अब यहां पर हिंदी में तो लिखा नहीं, इसका मतलब होता है शांत, शांत बने रहना। शांत बने रहना मतलब घबराना नहीं है आपको, टेंशन फ्री, रिलैक्स, रिलैक्स कह सकते हैं, रिलैक्स रहना चाहिए हमें। इंटरव्यू के दौरान खुद को क्या करना चाहिए? रिलैक्स रखना चाहिए। यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा, सॉरी ए सही हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या है? शांत रहना है, अपने आप को कूल रखना है, इंटरव्यू के दौरान रिलैक्स रखना है। ये पूछ रहा है कि इंटरव्यू के दौरान क्या करना चाहिए? हमें भैया शांत रहना चाहिए, ठीक है, घबराना नहीं। नेक्स्ट, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन आफ्टर गेटिंग टू नो कस्टमर सजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आप मान के चलते हैं आप कोई सर्विस सेंटर चलाते हैं या फिर कोई आपका शोरूम वगैरह है, कस्टमर से आपने सजेशन लिया है, उसको कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, उसने उसको बताया, आपने सुना, तब उसके बाद आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का बात हो रही है कि अगर आप प्रॉब्लम हो रही है किसी कस्टमर को, ठीक है, आपकी कोई शॉप है, मान चलते हैं आप बिजनेसमैन है, आपकी शॉप है, या फिर आपका कोई सर्विस सेंटर है, आपकी कोई बाइक का शोरूम है, इस तरह से चीजें कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको करना क्या होता है? सबसे पहले आपको कस्टमर से दिक्कत पूछना होता है, फिर उसको कैटेगराइज करना होता है कि किस विभाग से रिलेटेड है, उसके बाद फिर उस पर काम करना होता है, और लास्ट में फिर जो है फॉलो अप करना होता है, दोबारा कस्टमर से पूछना होता है कि अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, कोई कस्टमर है, उसने कार खरीदा, ठीक है, अब कार में उसको कुछ दिक्कत आ रही है, तो कार की जो जीएम होगा, जो कंपनी का जनरल मैनेजर होगा, वो क्या बोलेगा? भाई सबसे पहले कस्टमर से पूछो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम हो सकता हो कस्टमर को प्रॉब्लम हो इंजन से रिलेटेड, ठीक है, प्रॉब्लम हो कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो, या फिर प्रॉब्लम कोई बॉडी रिलेटेड हो, कहीं से बॉडी डैमेज है, आवाज आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा? पहले तो प्रॉब्लम पूछा, फिर कैटेगरी बनाएगा कि किससे रिलेटेड है। अब कैटेगरी हमने फाइंड कर लिया, हम मानकर चलते हैं कैटेगरी हमने फाइंड कर लिया, कैटेगरी में हमें मिला कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। अब क्या करेगा? कैटेगरी निर्धारित हो गई तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में वो कार भेजेंगे, और वहां पे जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा उसको बोलेंगे भाई इसको सही करो। यानी हमने क्या किया? एक्ट किया। एक्ट मतलब करना। हमने सबसे पहले प्रॉब्लम पूछी, फिर प्रॉब्लम को ढूंढा कि किस कैटेगरी से रिलेटेड है, क्योंकि इंजन वाला व्यक्ति इलेक्ट्रिकल सही नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिकल वाला बॉडी शॉप का काम नहीं करेगा, तो हमें कैटेगरी ढूंढा, फिर उससे रिलेटेड जो विभाग है वहां पर वो गाड़ी भेजा, हैंड ओवर किया, यानी उस हिसाब से हमने काम किया। और लास्ट में जब वो काम हो गया उस पर, तब फिर दोबारा कस्टमर से हमने पूछा, फॉलो अप किया गाड़ी देने के बाद, भाई अब कोई दिक्कत तो नहीं है आपको?
ये है प्रोसेस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है डायरेक्टली मैंने बता दिया, सी सही होगा। आंसर सी सही होगा। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्शन है ये, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिजनेस से रिलेटेड, ये तो एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको, तो बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ये प्रोसेस अपनाया जाता है। सबसे पहले प्रॉब्लम पूछा जाता है, फिर देखा जाता है किस कैटेगरी का वो प्रॉब्लम है, फिर उस हिसाब से कार्य किया जाता है उस पर, लास्ट में फिर दोबारा पूछा जाता है कि अब सही है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, ये चीज हो गया। चलिए नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। कह रहे हैं प्रेजेंट टेंस है, आपको पता होगा ना, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, जो इंग्लिश के टेंस होते हैं। प्रोग्रेसिव टेंस की बात हो रही है यहाँ पर, आपको कंटिन्यूअस की बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। भैया जो हो रहा हो, प्रेजेंट में हो और हो रहा हो। सेंटेंस क्या है, ट्रेन थ्रो टनल, टनल है मतलब गुफा है, ट्रेन है, उससे गुजर रही है। ठीक है, गुजर रही है, लेकिन हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट में कौन सा हो जाएगा, देखिए हेड है तो ये प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट मतलब ये बीत चुका है भाई। ठीक है, वॉज भी पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, ये भी, अब ये सब पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट का है, बीत चुका है, ये भी वॉज लगा हुआ है। ठीक है, ये भी आपका बीत चुका है। हमें रखना है प्रेजेंट में और प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस, जो अभी हो रहा है। ट्रेन जो है गुफा यानी टनल से होके गुजर रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। इस हिसाब से आपका आंसर बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए विच ऑफ दिस इज अ साइन ऑफ गुड स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस मतलब क्या होता है, तनाव। कई बार तनाव अच्छा भी होता है, तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा तनाव है जो अच्छा होता है। अच्छा तनाव कैसे हो जाएगा, आप कोई कहेगा टेंशन है और टेंशन अच्छी है, एक्चुअल में होती है कभी कभी। होता क्या है कि एग्जामिनेशन आ गया और एग्जामिनेशन का अगर हमें टेंशन होगा तो हम पढ़ने बैठेंगे, और पढ़ने बैठेंगे तो नॉर्मल की अपेक्षा ज्यादा फोकस होकर पढ़ेंगे, और ज्यादा फोकस होकर पढ़ेंगे तो अच्छा रिजल्ट ले आएंगे। ठीक है, तो ये जैसे एग्जाम दे लेंगे टेंशन फ्री हो जाएंगे, यानी छोटे समय का तनाव होता है। एग्जाम आया, टेंशन हो गई, 2-3 दिन 4 दिन पढ़ाई किया, एग्जाम दे लिया, रिलैक्स हो गए, उसके बदले मजा आता है, बढ़िया रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी लाइफ में तनाव होना भी जरूरी है, कभी कभी टेंशन होना जरूरी है। कई बार आप बैठे हुए हैं, 4 दोस्त की नौकरी लग गई, आप भी टेंशन में आ गए, अरे यार अब मेरी जिंदगी कैसे कटेगी, 2-4 दिन यहाँ वहाँ परेशान हुए, बायोडाटा भेजे, 5वां दिन आपकी नौकरी लग गई। या नहीं, अगर आपको टेंशन नहीं हुआ होता तो आप मौज मस्ती मार रहे होते, है ना। इसीलिए लाइफ में थोड़ा तनाव होना जरूरी है, लेकिन थोड़ा होना चाहिए, इसी को हम अच्छा तनाव कहते हैं, जो कम समय के लिए रहता है। और ऐसा तनाव जो लगातार 6 महीने, साल भर, 2 साल चलता रहता है, और एक टाइम पर आपको रात में नींद आना खत्म हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है, बीमार होने लगते हैं, तो वो अच्छा तनाव नहीं कहलाएगा। यही पूछ रहा है कि इसमें से अच्छा तनाव कौन सा है। कह रहा है कि ऐसा तनाव जो आपको अपना लक्ष्य को पाने में आपको रोकता हो, वो तनाव अच्छा होगा। नहीं भाई, ये तनाव गलत होगा। इट मेक्स डाउट, ऐसा तनाव जो आपको खुद पे संदेह करना, मतलब खुद पे ही डाउट करवाने लगे, तो ये भी जो तनाव है गलत होगा। ऐसा तनाव जो आपको बीमार कर दे, ये भी तनाव अच्छा नहीं होगा। लेकिन डज नॉट लीड लॉन्ग टर्म टेंशन, लॉस ऑफ स्लीप। कह रहे हैं ऐसा तनाव जो लंबा नहीं चलता है और जिसकी वजह से हमारी नींद उड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, वही तनाव क्या कहलाएगा, अच्छा तनाव कहलाएगा। ऐसा तनाव जो लंबे समय तक नहीं चलता, यानी ऐसा टेंशन जो 2-4-5 दिन के लिए होता है, 1 हफ्ते के लिए होता है, फिर सही है, फिर गायब। ठीक है, वो तनाव अच्छा कहलाता है। ठीक है, तो वही आपका आंसर जो है ए वाला जो है सही हो जाए। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कंटेंट्स 1 और मोर वर्कशीट। ठीक है, ये एक्सेल से सवाल है आपका। MS एक्सेल होता है ना, कंप्यूटर वाला हिस्सा, पावर पॉइंट, MS वर्ड, तो MS एक्सेल का ये सवाल है। आपको पता होगा जब भी कभी आप एक्सेल शीट यूज किए होंगे तो ढेर सारा ब्लॉक बना रहता है, ऐसे लाइनें बनी रहती हैं ढेर सारी, है ना, ढेर सारी लाइनें, इसमें हजारों की संख्या में आप नाम और सारी चीजें लिख सकते हो, जबकि MS वर्ड वगैरह में लिमिटेड। नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर सीट 1, सीट 2, सीट 3 इस तरह से लिखा रहता है, कई सारी सीट होती है नीचे भी, यानी एक जो सामने खुला है वो पेज कहलाता है, लेकिन कई सारे पेज होते हैं ना, फिर सीट भी हो जाती है कई सारी। ठीक है, तो जो एक्सेल में पेज होता है उसी को हम सीट कहते हैं, एक्सेल के पेज को हम सीट कहते हैं। और जब किसी भी, क्या होगा, जैसे एक बुक होता है ना, उसमें कई सारे पेज होते हैं, तो उसी प्रकार से
जब पेज को हम सीट अगर कहते हैं तो कई सारी सीट होगी तो उसको मिलाकर क्या बन जाता है, उसको हम कह सकते हैं कि हमारी भाई वर्कबुक बन गई। क्या बन गया, वर्कबुक बन। ठीक है, आंसर बी सही हो जाएगा। एक्सेल का सवाल है ये। डॉक्यूमेंट तो एमएस वर्ड में होता है, एड्रेस बार का कोई लेना देना नहीं, वर्क फाइल नाम की कोई चीज नहीं। ठीक है, वर्कबुक जैसे फिर से बता दो, जैसे एक बुक में कई सारे पेज होते हैं ना, ठीक है, कई सारे पेज होते हैं। अब यहाँ पर एक जो पेज है उसी को सीट बोला जा रहा है। तो जब कई सारी सीट होंगी, देखो यहाँ पर लिखा हो 1 or more वर्कशीट, जैसे कई सारी वर्कशीट हो गई तो इकट्ठा होकर क्या कहलाएगा, वर्कबुक हो जाएगा। वैसे वर्कशीट कही जा रही थी, कई सारी हो गई तो वर्कबुक हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका सामने है, क्या है, बी वाला है। चलिए, डेबिट कार्ड हैव हाउ मेनी डिजिट नंबर्स, कह रहे हैं हमारा जो एटीएम कार्ड होता है, एटीएम कार्ड के ऊपर 1 2 3 इस तरह से नंबर लिखा रहता है। तो देखोगे आप तो 4 4 के पेयर में होता है, 4 एक साथ लिखा रहेगा, फिर 4 एक साथ लिखा रहेगा, फिर अगला 4 इस तरह से। तो कितना लिखा रहता है, जनरली जो स्टैंडर्ड होता है वो 16 का होता है। किसी भी बैंक का हो उस पर 16 नंबर लिखे रहते हैं जो आपका डेबिट कार्ड का होता है। ठीक है, हालांकि आजकल बहुत सी चीजें बदल रही हैं तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 16 जो है स्टैंडर्ड है। चलिए, Which one is a file management tool that comes with Windows? कह रहे हैं कि फाइल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर में हम कोई चीज खोलना चाहते हैं, हमारी फाइल का उसको देखना चाहते हैं। मान के चलते हैं इसी को मैं यूज कर रहा हूँ, इसको मिनिमाइज कर दूं, मिनिमाइज हो, चलो ठीक है। अब मेरे पास ये कंप्यूटर है, अब इस कंप्यूटर में कोई चीज देखना चाहता हूँ, मैं क्या करता हूँ यार, कंप्यूटर माई कंप्यूटर खोल लिया, फिर उसके डी ड्राइव में चला गया, फिर मैंने उसमें कोई, ये जो चीजें मैं खोल रहा हूँ ना, ये जो सामने मेरे खुल रहा है, इसको हम कहते हैं विंडो एक्सप्लोरर। इसकी मदद से मैं डॉक्यूमेंट्स में जा रहा हूँ, या डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर, इनमें जो जा रहा हूँ ना मैं अलग अलग, तो ये जो मेरे सामने खुला हुआ है ये विंडो एक्सप्लोरर है, जो इसके साथ आता है, हर कंप्यूटर के साथ अपने आप ही आता है, जिसकी मदद से हम अलग अलग फाइल और लोकेशन देख पाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विंडो एक्सप्लोरर। ठीक है, विंडो एक्सप्लोरर मतलब किसी चीज को एक्सप्लोर करना, मतलब ढूंढना अलग अलग जगहों पर, ठीक है, जाना। तो ये विंडो एक्सप्लोरर होता है जो इसके साथ आता है, जिसकी मदद से हम अपनी सभी लोकेशंस की फाइल, इसीलिए इसको फाइल मैनेजमेंट टूल भी कहते हैं। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि हम किसी भी फाइल को सेव किए हैं उसको देखना, डिलीट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, सारा कुछ इसकी मदद से हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। Which of these expenses are included when we move to a new city? कह रहे हैं जब मान कर हम यहाँ पर घर पर रह रहे हैं, अपने नौकरी लग गई, अब नए शहर में जाना है। घर पर रहते थे, नौकरी लग गई, नए शहर में जाना है, तो सबसे पहला खर्च कौन सा आएगा? जब भी हम किसी नए शहर में जाते हैं तो कौन सा खर्च होता है? कपड़े खरीदना। देखिए, कपड़ा तो हम घर पर भी खरीदते हैं, किताबें तो हम घर पर भी खरीदते हैं, जूते भी हम घर पर खरीदते हैं, लेकिन ऐसा पहला खर्च जो सबको करना ही पड़ता है वो होता है रेंट का, किराया। जहां भी हम जाएंगे वहां पर हमें घर चाहिए होगा रहने के लिए, कमरा चाहिए होगा, जिसका क्या शुरू हो जाएगा, रेंट शुरू हो जाएगा। तो ये खर्च जो है शहर में जाने पर हमारे ऊपर बढ़ता है। तो यहाँ पर आंसर आपका ये सही हो जाएगा 19 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट, अ प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट एनदर प्रोग्राम। कह रहे हैं कंप्यूटर में ढेर सारे एप्स होती हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या है, अब ये सब है ना, अब चलो भाई तुम भी क्या है, गूगल क्रोम है, एज है, नोट है, और ग्राफिक्स ऑफिस, ये सब सॉफ्टवेयर है ना अलग अलग टाइप के। तो कह रहा है कि ऐसा ही एक प्रोग्राम होता है जो दूसरे प्रोग्राम को खराब करता है, डिस्टर्ब करता है, उसको डिलीट कर देगा, हैंग करा देगा, करप्ट कर देगा। तो उसको क्या कहते हैं? तो भाई वो होता है वायरस। हम आप सभी जानते हैं वायरस भी एक प्रोग्राम ही होता है, लेकिन ये भाई इसका काम क्या है, आपके कंप्यूटर को, सिस्टम को खराब करना, फाइलों को डिलीट कर देना, करप्ट कर देना। तो वही ये कह रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्रामों को संशोधित करके उसमें कुछ बदलाव करके उसको संक्रमित कर देता है, बीमार कर देता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम वायरस कहते हैं। और वायरस से बचने के लिए जो प्रोग्राम यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? एंटीवायरस कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे पूछ रहा है प्रोग्राम जो दूसरे को डिस्टर्ब करता है, करप्ट करता है, उसको डिलीट कर देता है या उसको बदल देता है, तो वो क्या है? वो ऐसा प्रोग्राम है वायरस। ठीक है, विच वन इज नॉट अ वॉवेल। देखिए, हम लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश मुझे भी आती थी, बचपन के ही याद है, ए आई ओ यू का और होता है, आगे कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो इस तरह के ये सब क्या होते हैं? वॉवेल होते हैं। तो कह रहा है इसमें से एक कौन सा है जो स्वर नहीं है, यानी वॉवेल नहीं है? भाई इसमें से ये जो एफ वाला है ना, ये नहीं। ए होता है, आई भी होता है, ई भी होता है, लेकिन एफ जो है ये नहीं है। यहाँ पर हमें आंसर क्या दे देंगे? हम डी दे देंगे कि जो एफ है ये कोई वॉवेल नहीं है। ए आई ई, देखो ई हो गया, ए आई ई
ओ यू, ठीक है। ये सब जो है हमारे वॉवेल है, तो ये सब तो वॉवेल हो गए, लेकिन एफ नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें एफ नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर जो हमारा डी वाला सही हो जाएगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैरियर जर्नी? देखिए जर्नी क्या होती है, जब भी हमारा सफर शुरू होता है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, वीडियो बंद करने से पहले कमेंट करके जाना, ठीक है। तो जो सफर होता है हमारी जिंदगी में भी सफर होता है, कई पड़ाव आते हैं, कई स्टेशन आती हैं, कई बस हम बदलते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, कभी कभी किस्मत साथ दी तो फ्लाइट में भी एकाध बार बैठ जाते हैं। तो ये जो हमारी जिंदगी का सफर बड़ा लंबा चलता है, अलग अलग पड़ाव आते हैं, अलग स्टेशन, अलग गाड़ियां, सब पकड़ना पड़ता है। इसी प्रकार से हमारी जो करियर का जर्नी है, ठीक है, हमारा जो करियर का जर्नी है, इसमें भी क्या होता है भाई, जब ये शुरू होती है ना, तो ये कोई फिक्स टाइम के लिए नहीं होती है कि आज हमने शुरू किया बस कल खत्म। ये जिंदगी भर चलने वाला हमारा सफर है। आज जैसे आज पैसा कमा रहे हैं, हमें आगे भी पैसा कमाना पड़ता है, हमेशा ही पैसा कमाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं होता ना 2 साल पैसा कमा के बंद कर दिया पैसा, कहानी खत्म, अब रिलैक्स हो गए, कहानी हमारा कोई करियर नहीं है, ऐसा नहीं होता। हमारा जो करियर है लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, और इसमें अलग अलग नौकरियां आती हैं। पहले कोई नौकरी मिलेगी, फिर हमारी दूसरी नौकरी मिल जाएगी, फिर प्रमोशन हो जाएगा, फिर सैलरी बढ़ जाएगी, तो यही सब चीजें होती रहती हैं। तो यही पूछ रहा है कि करियर जर्नी का क्या अर्थ है। कह रहे छोटे समय के लिए होती है, नहीं ऐसा नहीं है। इसका कोई एक पॉइंट होता है जहां स्टार्ट होगी और यहाँ खत्म हो जाएगी, कि भैया 2020 में नौकरी शुरू होगी, 2023 में खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद इट विल डिफाइन फिक्स टाइटल एंड सैलरी। कह रहे हैं इसमें जो एक बार नौकरी लग गई वो फिक्स है, और जो सैलरी वो फिक्स है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, आपकी कई सारी जॉब्स लगती रहती हैं। नहीं भी लगी तो मान के चलते हैं आप ITI के बाद टेक्नीशियन पर आप जो है भर्ती हो जाते हैं, फिर आप सीनियर टेक्नीशियन हो जाते हैं, उसके बाद आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं। इस तरह से आपका प्रमोशन होता है, पद भी बदलते रहते हैं, और पैसा भी, सैलरी भी बदलता रहता है, ठीक है। कई लोगों का तो ऐसा भी होता है, पहले शुरू में नौकरी लग गई यूपी आरबीएनएल में, फिर पता चला चले गए यूपी पीसीएल में, फिर पता चला कहीं और लग गई, बोरिंग टेक्नीशियन बन गए। तो इनकी लाइफ की जो करियर की जर्नी है ना, कई सारी जॉब आती जाती रहती है। कई बार क्या है, इन्होंने शुरुआत किया था टाटा मोटर्स के प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे, फिर गवर्नमेंट में आ गए, गवर्नमेंट से भी दूसरे सेक्टर में गए, तो क्या हुआ, जॉब है ना। तो इसी यही है कि करियर में हमारे कई सारी जॉब आती रहती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी करियर, इसी को हम करियर जर्नी कहते हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ऑनलाइन पेमेंट। कह रहे इसमें से ऐसा क्या है जिसके द्वारा हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हैं। देखिए बैंकिंग एप्लीकेशन, आपको पता होगा यूनियन बैंक का अपना ऐप होता है, HDFC का अपना ऐप होता है, इलाहाबाद बैंक का अपना ऐप है, तो उस ऐप के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भीम UPI से भी पेमेंट हो जाएगा, गूगल पे से भी पेमेंट हो जाएगा, लेकिन ये इंस्टाग्राम जो है ना, इससे कोई पेमेंट वेमेंट नहीं होता है भाई। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जिससे पेमेंट नहीं होता है ऑनलाइन। तो ये इंस्टाग्राम आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये यहाँ पर कोई पेमेंट वगैरह की सुविधा नहीं होती, इससे आप पेमेंट नहीं करते, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि नॉट पूछ रहा है ना, इनमें से कौन सा ऑनलाइन भुगतान का एप्लीकेशन नहीं है। इंस्टाग्राम जो है वो एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। इंस्टाग्राम क्या है, सोशल मीडिया नेटवर्क साइट, ठीक है। चूज द करेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन। कह रहे हैं ग्रुप डिस्कशन के दौरान आप बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई बोल रहा हो, ग्रुप डिस्कशन चल रहा हो, 10-20 लोग बैठे हुए हैं, उस समय आप भी कोई सवाल, वो कुछ बोल रहा था किसी टॉपिक पर, आप उसको रोकना चाहते हैं, यानी उसको बीच में इंटरप्ट करना चाहते हैं, टोकना चाहते हैं कि 1 मिनट भाई, आप ये जो बोल रहे हो ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, हो ना। ग्रुप डिस्कशन में जनरली ऐसे ही होता है। तो उस समय अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है और उसी बीच में आप बोलना चाहते हो, तो उसके लिए पहला सेंटेंस क्या इस्तेमाल करोगे, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करोगे एक्सक्यूज मी आई वुड इंटरप्टिंग, ठीक है। 1 मिनट सर मैं आपको रोक रहा हूं, इंटरप्ट कर रहा हूं, या 1 मिनट में जरा बोल सकता हूं, तो वही चीज यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका ये सही हो जाएगा। ग्रुप डिस्कशन के दौरान अगर आप बोलना चाह रहे हैं, कोई अन्य व्यक्ति बोल रहा है, आप उसको उसी समय उस बीच में टोकना या रोकना चाहते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एक्सक्यूज मी आई वुड इंटरप्टिंग, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। का आंसर ये सही हो जाएगा। द वे मनी इज सेव्ड, स्पेंड, इन्वेस्टेड। कह रहे हैं कि हमें पता हो कि पैसा कैसे बचाना है, ठीक है, कैसे खर्च करना है, और कहाँ जो है इन्वेस्ट करना है, यानी मतलब बैंक में FD करना है, या स्टॉक मार्केट में लगाना है, या SIP करना है, या LIC खरीदना है, ये सारी चीज़
तो यह जानना कि पैसे को कैसे बचाया जाता है, कैसे खर्च किया जाता है और कैसे उसको किसी जगह लगाया या इन्वेस्ट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है फिनेंशियल लिटरेसी। जैसे एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, जैसे एक व्यक्ति कंप्यूटर की लिटरेसी होगी उसके अंदर, तो कंप्यूटर के बारे में सब कुछ आपको बता पढ़ा पाएगा। इसी प्रकार से जो फाइनेंशियली लिटरेट होगा, यानी जो फाइनेंस वित्तीय जो जानकारी होती है उसके पास होगी, वो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कहीं से सीखा होगा, तो वो सीख कर पाएगा कि पैसे को बचाना, कितना खर्च करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, जिससे उसकी लाइफ इजी चले। ठीक है, हर आदमी को जिंदगी में ये चीजें जरूरी है सीखना। आप भी जरूर सीखने की कोशिश करिए कि अगर आप पैसे कमाओगे तो कितना बचाओगे। ठीक है, आज कितना बचा सकते हो सकता हो कि स्टूडेंट लाइफ में भी आप 100 रुपये पर मंथ बचा सकते हो, है ना। 100 रुपये पर मंथ आप लोग आज भी बचा सकते हो। मम्मी पापा से पॉकेट मनी के नाम पे ही लो, उसे 100 रुपये बचाने की आदत डालो, 100 रुपये को मंथली जमा करना शुरू कर दो। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में जमा करने की कोई स्कीम ले लो, या फिर आजकल बहुत सारे ऐप आ गए हैं, SIP वगैरह शुरू कर लो। ठीक है, तो ये सब भविष्य की हमें आदत बनाते हैं अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए। आज से हमें बचत करने की आदत होगी, इन्वेस्ट करने की आदत होगी, तो जब हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो ये जो 100 रुपये आज कर रहे हैं 1000 करेंगे, फिर 10,000 मंथली करेंगे समय के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो 25 है, सेट नंबर 1 में 25 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। होपफुली आपको समझ में आए होंगे। क्लासेज अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह अपना प्यारा सा जो कमेंट नीचे जरूर ड्रॉप करिएगा, लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपके कमेंट को देखते हुए, आपके मोटिवेशन, आपकी क्यूरियोसिटी को देखते हुए मैं हमेशा आप लोगों के लिए बेहतर क्लासेस लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए क्वेश्चंस नए सेट के साथ। धन्यवाद।